दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर के बाद सामाजिक न्याय के दूसरे सबसे बड़े महानायक माननीय कांशीराम जी की आज जयंती है। 91वीं जयंती पर आज देश भर के तमाम नेताओं ने उन्हें याद किया और उनकी उत्तराधिकारी, उनकी चेली मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें नए संकेत दिए हैं। आज कांग्रेस पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी ने भी माननीय कांशीराम जी को याद किया। उनके सामाजिक परिवर्तन को, सामाजिक न्याय को, उनके जीवन मूल्यों को आत्मसात करने और भारत की राजनीति में मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक के रूप में कांशीराम जी को याद किया। मायावती ने क्या बोला है और मायावती के बातों से क्या संकेत मिलता है, इस पर मैं तफसील से चर्चा करने जा रहा हूं और आज की एक तरह से ब्रेकिंग खबर यह देने जा रहा हूं कि मायावती क्या अब राहुल गांधी के साथ आने वाली है। आज के अगर भाषण को देखें, खुद को आयरन लेडी का खिताब देने वाली मायावती कांग्रेस पर हमलावर नहीं थी। यह लंबे समय के बाद हुआ। मायावती ने आज बीजेपी पर बड़े जोरदार हमले किए और लपेटा सपा को भी। आइए जरा तफसील से इस मुद्दे पर बात करते हैं और इसलिए मैंने कहा कि आज ये बड़ी खबर है जिसको मैं आज आप तक लेकर के आ रहा हूं। जरा सिलसिलेवार ढंग से उन चीजों को समझिए। मायावती ने 2-3 मुद्दों को खास करके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मायावती हमेशा लिखित बयान को पढ़ती है। लंबे समय से वो कोई स्पॉन्टेनियस बयान नहीं देती हैं, कोई भाषण नहीं देती हैं, बल्कि रिटन डॉक्यूमेंट पढ़ती हैं। आज भी उन्होंने लिखित में भाषण दिया और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी जुबान नहीं फिसली है। कई बार यह होता है कि आप कहें कि अचानक ऐसी बात निकल गई। मायावती ने आज जातीय जनगणना की बात की और जातीय जनगणना की बात करने का मतलब है कि राहुल गांधी की मुहिम के साथ आ जाना। हालांकि मायावती ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ इस चीज को जोड़ा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनगणना भारत के संविधान में सुनिश्चित की गई। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में जनगणना से जन कल्याण होगा, इसलिए जरूरी है जाति जनगणना कराया जाना। आपको याद होगा कि मायावती ने कभी खुल करके जाति जनगणना की पैरवी नहीं की, लेकिन आज वो इसकी बात कर रही हैं। दूसरी बात इसी में वो जोड़ती हैं कि आज जो माहौल बन गया है जिसमें सबसे ज्यादा जो चिंता है वो है धर्म, क्षेत्र, जाति और संप्रदाय के आधार पर तनाव। अभी होली गुजरी भी नहीं है। इस होली के दरमियान हम सब ने देखा देश के उन तमाम हिस्सों में, अगर दक्षिण भारत को हम छोड़ दें तो इस गोबर पट्टी में ये जो हिंदू हार्टलैंड है, हिंदी हार्टलैंड है, इसमें महू से लेकर के संभल और तमाम जगहों पर, बिहार, इन राज्यों में तनाव भी देखे गए। जो होली खेलने वाले थे वो मस्जिदों में घुसते देखे गए। हालांकि इनकी संख्या बेहद कम है। ये ध्यान रखिएगा, जब मैं ये बात कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं तो इस डिस्क्लेमर के साथ कि ये चंद लोग हैं जो इस देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, अराजक लोग हैं, और मैं थोड़ा और कहूं कि ये दरमूर्ख लोग हैं जो किसी के बहकावे में, किसी राजनीतिक दल के, किसी नेता के बहकावे में इस तरह का शक्ति प्रदर्शन करते हैं। होली क्या ये पहली बार मनाई जा रही है इस देश में? और जुमे की नमाज के दिन होली पड़ी, ये भी पहली बार नहीं हुआ। होली तो जहांगीर के दरबार में भी खेली जाती थी। होली अकबर ने भी मनाई, शाहजहां ने भी मनाई, पूरे और वाजिद अली शाह, जिसको तो होली के नायक के तौर पर देखा जाता है, जिसके शायरी, जिसके ब्रज के गीत, और एक नहीं कई शायर, कई मुस्लिम लेखक जिन्होंने होली पर लिखा, नजीर अकबराबादी। लेकिन जो इस समय हुआ, जो तनाव, और जो नेताओं ने भाषण दिए, जो बोला कि जिनको रंग से परहेज है वो देश छोड़ जाए, देश इनके बाप का है, जैसे
ये देश किसी के बाप का नहीं। कुछ ने कहा कि जिनके ऊपर रंग डल जाए वो अपने उस अंग को काट दें। किसी ने कहा कि नहीं, ऐसे नमाज नहीं होगी और नहीं चलेगा, तो छींटा कसी हुई, धमकियां दी गई। लेकिन इन सबसे बेपरवाह इस देश की जो संस्कृति है और ये जो 95% लोग हैं जो इस देश में अमन चैन और सौहार्द के साथ रहना चाहते, ये ध्यान रखिए, ये 5% लोग हैं जो इस देश के माहौल को खराब करके अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं, दूसरों को गुमराह रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को यूरोप में पढ़ाना चाहते हैं, आईसीसी का चेयरमैन बनाना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के बेटा बेटियों को वो गोबर उठवाना चाहते हैं, गाय का मूत पिलाना चाहते हैं। ऐसी होली जो तनाव में गुजरी। लेकिन शुक्रिया अदा करना होगा, धन्यवाद देना होगा, आभार व्यक्त करना होगा इस देश के लोगों का, जिन्होंने सियासतदान लोगों के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। मायावती आज उसी की बात कर रही थी कि ये जो तनाव देश में चल रहा है, ये तनाव ठीक नहीं है देश के लिए। क्या देश एक विभाजन की तरफ जाएगा, बंटवारे की तरफ जाएगा? अगर देश में इस तरह का तनाव आएगा तो फिर होगा क्या? और दूसरा अटैक जो मायावती ने किया, वो जरा सुनिएगा तो आपको राहुल गांधी की आवाज नजर आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मायावती क्या अब राहुल गांधी के साथ आने के लिए तैयार है, इंडिया अलायंस में आने के लिए तैयार है? आज जो उनका वक्तव्य है, मायावती ने आज अपने आप को कहा कि बीएसपी की आयरन लेडी के समय पर कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जो अच्छे दिन के वायदे किए गए थे, वो अच्छे दिन के चंगुल में, चक्रव्यूह में लोग फंस करके रह गए। और याद करिए, अभी 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने पद्म व्यूह की बात की थी कि उस पद्म माने कमल, उस कमल के व्यूह में किसान फंस गए, जो आज आंदोलन करने के लिए मजबूर है। 750 किसानों की शहादत हुई, फिर भी प्रधानमंत्री कहता है कि मेरे लिए मर गए क्या? इस पद व्यूह के शिकार नौजवान हैं जिन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। फर्जी डिग्री दिखा करके एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री, और मैं ये बात बहुत होशो हवास में कह रहा हूं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि मैंने पढ़ाई ही नहीं की, 30 साल भीख मांग करके खाया। और जिस समय वो आपातकाल के दौरान अंदरूनी तौर पर सक्रिय थे, उस समय वो एमए कर रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन जिनके पास अपनी असली डिग्रियां हैं, जिन्होंने मेहनत की, इलाहाबाद, पटना, दिल्ली जाकर के रात दिन जो पढ़ाई करते हैं, गर्मियों में पसीने से तरबतर होकर के माँ बाप की गाढ़ी कमाई को वो खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं नौकरी के लिए, लेकिन रोज पेपर लीक होते हैं। 6 राज्यों के 85 पेपर लीक। इसी को राहुल गांधी ने पद्म व्यूह कहा था। नौजवान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और इधर दलितों के साथ जो हो रहा है, गुजरात से अभी 2 दिन पहले खबर आई है, नंगा करके एक व्यक्ति को पीटा गया, गांव में घुमाया गया। इसके पहले गुजरात की एक नहीं सैकड़ों घटनाएं, और वो गुजरात जहां 150 गांव में अभी भी लोग मंदिर नहीं जा पाते, दलित नहीं जा पाते। दलितों के साथ क्या उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, जहां राम राज्य है, जहां मूछ रखने पर, दलित घोड़ी चढ़ने पर, जहां पर टॉर्चर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उस राज्य में, उस पूरे देश में, जहां कहीं भाषा के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं संप्रदाय के नाम पर, जिस तरीके से इस देश पर पूरा शिकंजा कसा जा रहा है, अच्छे दिन के वादे किए गए, लोग चक्रव्यूह में फंस गए और आज पिस रहे हैं। ये भाषा राहुल गांधी की होती है। तीसरा हमला मायावती ने किया, नाम बदले जा रहे हैं। अभी आप देखिए, जो बहशीपन, जो पागलपन लोगों पर तारी है, औरंगजेब को लेकर के जो बहस हो रही है, और इसलिए हो रही है कि जो मिडिल क्लास का पैसा डूबा है,
शेयर मार्केट में उसको कैसे भुलाया जाए, तो एक डोज और दे दी जाए। सांप्रदायिकता की, इस्लामोफोबिया की, पागलपन की एक और डोज दे दी जाए, ताकि उनको उस दर्द का एहसास ही ना हो कि उनकी जमा पूंजी सारी डूब गई। वो विषय भुला दिया जाए कि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री के मुंह पर जो बातें कही, ब्रिक्स को लेकर के जो बातें कही, और उन तमाम भारतीयों को हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां डाल करके और उनको भारत भेजा गया, जबकि अदना सा देश नेपाल वहां के लोगों को सम्मानपूर्वक वापस किया गया। ये लोग भूल जाएं कि सिखों की पगड़ियां उतार ली गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने चूं तक नहीं किया। ट्रंप के सामने उसने घुटने टेक दिए, बेजुबान हो गया, और यहां पर 56 इंच की छाती और लंबी जबान से केवल विपक्ष को, दलितों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को गाली देना और उनको लगातार कमजोर करना, प्रजा में तब्दील करने का ही केवल एक खेल चल रहा है। मायावती ने वो भी कहा कि नाम बदलने से नहीं होगा, और ये जो मंशा है, और इसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी लपेटा। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी जब सरकार में आई थी 2012 में, मायावती के समय पर जितने भी जिलों के नाम बने थे, नए जिले जो बनाए गए थे, कहीं कांशीराम जी के नाम पर जिला था, रमाबाई के नाम पर जिला था, यानी बहुजन जो नेतृत्व हैं उनके नाम पर जो जिलों के नामकरण किए गए थे, जो शाहू जी महाराज के नाम पर नामकरण किए गए थे, उन नामों को बदल दिया गया। अब उससे ज्यादा भयानक तरीके से काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसके लिए अकबर, जहांगीर से लेकर के कोई भी ऐसा नाम, फैजाबाद हो या कोई मुगल सराय हो, सबके नाम बदल के ही लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। जिस बनारस को, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया, लेकिन उसी कुंभ में सैकड़ों लोग मर गए, हजारों गायब हो गए, लेकिन फिर भी मुनादी पीटी जाती रही कि साहब 60 करोड़ 70 करोड़ लोगों ने जाकर के वहां स्नान किया, अपने पाप धुले जाकर के। लेकिन कितने लोग मरे, कौन मरे, इसका डेटा योगी सरकार के पास नहीं था। तो वो केवल नाम बदलने से क्या सूरत बदल जाएगी? देश के जो हालात हैं, नौजवानों के जो हालात हैं, क्या उनको बदला जा सकता है? लेकिन यही हो रहा है। मायावती ने बीजेपी पर जो आज हमला किया है, नाम बदलने से लेकर के उसकी सांप्रदायिक राजनीति तक, जो अच्छे दिन के झूठे वादों पर या जाति जनगणना के मुद्दे पर, जरा इसका विश्लेषण करके आप देखिए और टू द पॉइंट चीजों को आप जोड़िए कि क्या ये भाषा राहुल गांधी की नहीं है? यही भाषा राहुल गांधी की नहीं है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि मायावती उसको कॉपी कर रही है। मायावती जो बात कह रही है वो उनका अपना एजेंडा होगा, लेकिन अचानक बीजेपी पर इतना हमलावर होना, पिछले कई सालों में मायावती ने बीजेपी पर कोई हमला नहीं किया। पिछले दिनों केवल एक विरोध प्रदर्शन, वो भी अमित शाह के खिलाफ, जब अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया था। लेकिन उसके अलावा कोई बड़ा ना प्रदर्शन ना विरोध कभी मायावती ने नहीं किया। इधर अचानक आज उन्होंने मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर जिस भाषा में भारतीय जनता पार्टी और यहां तक कि सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला किया है, जातीय जनगणना का मुद्दा, इसको कराने का दायित्व किसका है? प्रधानमंत्री का। लेकिन प्रधानमंत्री शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना गर्दन फंसा करके सोच रहे हैं कि सब कुछ लोग भूल जाएंगे, ये जो तूफान है वो गुजर जाएगा। लेकिन शायद राहुल गांधी उस तूफान को यूं ही गुजरने नहीं दे रहे, और अब उसमें बीएसपी की आयरन लेडी, भले ही वो स्वघोषित हों, लेकिन उनका समाज, उनको मानने वाले और मानने वाले कांशीराम जी को मानने वाले करोड़ों लोग इस देश में हैं। तो वो आयरन लेडी आज अगर इस मुद्दे पर खड़ी हो गई है तो नरेंद्र मोदी की हालत खस्ता होगी। और उसके बाद सबसे बड़ा जुमला, अच्छे दिन, सांप्रदायिक विभाजन, नाम बदलने को लेकर के राजनीति, ये दिखाता है कि मायावती अब कहीं ना कहीं
राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ तालमेल करने, उसके साथ आने के लिए कहीं मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर रही हैं। राजनीति की भाषा को हम उसी के अनुसार विश्लेषण करते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि कोई बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है। लोकसभा चुनाव के समय जो जानकारी थी वो मैं दे रहा था, लेकिन आज मेरे संज्ञान में नहीं है कि बीएसपी के बीच और कांग्रेस के बीच कोई बातचीत चल रही है, लेकिन भाषा और उस भाषा का विश्लेषण यह कहता है कि राहुल गांधी और मायावती एक ही ट्रैक पर जा रहे हैं। और आज मायावती ने राहुल गांधी के 2-3 बातों को बड़े पुरजोर तरीके से दोहराया और जम करके जो बीजेपी पर हमला किया वो ये दिखाता है कि अब ज्यादा वक्त नहीं है कि मायावती राहुल गांधी के साथ खड़ी होंगी या राहुल गांधी जहां देखना चाहते हैं। राहुल गांधी ने पिछली दफा जो मायावती के बारे में कहा था कि अगर वो इंडिया अलायंस के साथ आ गई होती तो हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाब हो गए होते। तो क्या अगले चुनाव में, 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ मायावती होंगी और कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और इधर मायावती आज कितनी भी कमजोर क्यों ना हो गई, 10% से नीचे उनका वोट बैंक आ गया है, लेकिन वो मुहावरे की भाषा में कहा जाता है कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। बीएसपी का चुनाव निशान ही हाथी है। ये जो 1.25 लाख का हाथी है ये कभी भी कांग्रेस को मजबूत कर सकता है। बीएसपी जब किसी के साथ आएगी और ऐसी राजनीति के साथ जहां राहुल गांधी पूरा ट्रैक बदल चुके हैं, राहुल गांधी सामाजिक न्याय पार्ट 2 की राजनीति कर रहे हैं। आज जिस तरह से उन्होंने मानवर कांशीराम जी को याद किया वो ये दिखाता है कि ये राजनीति अब नजदीक आ रही है और इसका दूरगामी परिणाम होगा। और 27 के बाद 29 तक नजर होगी मायावती की और राहुल गांधी के साथ साथ चलने की। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जो अच्छे दिन के वादे थे वो सच में दलितों, पिछड़ों, वंचितों के आ सकते हैं। और जो अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, जो सांप्रदायिक विभाजन इस देश में किया जा रहा है, या दक्षिण के साथ जो बदनीयत से राजनीति हो रही है, हिंदी को लेकर के जो थोपने की कोशिश हो रही है, उससे मुक्ति की तरफ ये देश जाएगा। कहते हैं ना कि रात अंधेरी कितने भी हो सुबह होती ही है, दिन बुरे ही कितने हो लेकिन अच्छे दिन आते ही हैं। क्या सच में अच्छे दिन आएंगे? बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।